वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और आज हम आ चुके हैं अपने मनी एंड बैंकिंग के पार्ट 2 में। आज हम बात करेंगे कि क्या है फंक्शंस ऑफ मनी। इसके पहले हम बात कर चुके थे बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम से उत्पन्न हुई समस्याओं की और किस तरह से मनी का उदय हुआ, उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके थे। अब आज बात कर रही थी फंक्शन ऑफ मनी पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी में बताया गया कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन, ये तीन तरह के फंक्शन होते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बताया जाता है कि ये चीज आउट ऑफ कोर्स है, ये चीज आउट ऑफ कंटेंट है, ये है वो है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू लीव दिस वीडियो राइट अवे। आपके बस की बात नहीं है, ये आपके लिए वीडियो नहीं है। जाइए और वो वीडियोस देखिए जो आपको सिर्फ कोर्स कंटेंट पढ़ाकर पास होने के लिए सजेशन देते हो। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में और थ्रू आउट द टॉपिक हम बात करेंगे उन सभी चीजों की जो रिक्वायर्ड है आपकी नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए, आपकी इकोनॉमिक एनालिटिकल पावर को बूस्टअप करने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, जो इतनी ज्यादा एसेंशियल नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी एसेंशियल थी जिनको पढ़ना बहुत जरूरी था और फिर भी वो कोर्स कंटेंट से हटा दिया। लेकिन मैंने अपने पार्ट से नहीं हटाया है, हम उसको जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी का जो पहला फंक्शन है वो है प्राइमरी फंक्शन, उसको बेसिक फंक्शन भी कहा जाता है। वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन जो कहा गया या जो ऑक्सिलरी फंक्शन कहा गया वो था आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बी है द स्टोर ऑफ वैल्यू और सी है द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो बार्टर सिस्टम में उत्पन्न हुई थी, ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमने बार्टर सिस्टम में फेस की थी। तो अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, लेट से आपके घर में टीवी नहीं चल रहा है, तो किसी एक वजह से नहीं चल रहा होगा, लेट से लाइट नहीं आ रही इसलिए आपका टीवी नहीं चल रहा, और अगर लाइट आ जाए तो क्या फायदा होगा, टीवी चलने लगेगा। इन द सेम वे बार्टर सिस्टम में मनी की एब्सेंस थी, मनी था नहीं उस वक्त, तो जो प्रॉब्लम सामने आई मनी ने उनको सॉल्व कर दिया, शॉर्ट आउट कर दिया, तो वही बन गए मनी के फंक्शंस। तो याद करना बच्चों बहुत आसान है, आप एक चीज याद कर लीजिए, दूसरी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मनी ने प्राइमरी फंक्शन में क्या किया, पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया ये कि आप इसको देके कोई भी चीजें खरीद या बेच सकते हैं। हिंदी में कहते हैं वस्तु का आदान प्रदान या खरीद बेच। बार्टर सिस्टम को बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें सामान के बदले सामान बेचा जाता था, सी एंड सी इकोनॉमी। दूसरा आया मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप मेजर कर सकते थे कि ये मार्कर 20 रुपए का है, ये बोर्ड आपका पता नहीं कितने का है, तो मांग के लाया था। खैर, उसके बाद फिर बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के हैं, हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ओके, सो सेकेंडरी फंक्शन था स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जो चीज आप आज खरीद रहे हैं या जो काम आपने आज करवाया उसकी जो पेमेंट करनी है भविष्य में, उसका आप मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण कर सकते हैं और भविष्य में उतना ही पैसा आपको पे करना होगा, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बी पॉइंट पे आते हैं द स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले आपको क्या था, अनाज को गाड़ के रखना, घर पे रखना, ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज आपके पास पॉसिबल है कि आप उतने रुपए को या तो बैंक में जमा कर सकते हो या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं है तो कैश को घर में रख सकते हो या गोल्ड में कन्वर्ट करके उसको घर में आप रख सकते हैं। अगला है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब बहुत आसान हो गया था वैल्यू का ट्रांसफर करना, क्योंकि आपको पता था किसकी कितनी कीमत है और मुझे कौन सी चीज किसको कितने रेट पर ट्रांसफर करनी है। तो कहने का मतलब मनी के आते ही वो जो सारी समस्याएं थी बार्टर सिस्टम की वो सॉल्व हो गई। तो आपको ज्यादातर वीडियोस और बुक्स में पढ़ाया जाएगा प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था जिसको इग्नोर करते हैं सारे लोग, वो है कंटिंजेंट फंक्शन। अकॉर्डिंग टू डी केली, मैंने राइटर का नाम भी लिख दिया है जिन्होंने ये फंक्शन प्रोपाउंड किया था, बताया था। बेसिस ऑफ क्रेडिट, आप अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे आप, उसमें यही चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन यहां पर इस चीज को स्किप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ये कह के कि ये कोर्स में नहीं है। अगर आप ये नहीं जानेंगे
बेस नहीं क्लियर होगा तो बिल्डिंग कैसे अच्छी बना लोगे भाई। तो आइए समझते हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है। तो पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट। आप चेक इशू करते हैं, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं, ये सब किस बेसिस पे इशू करते हैं? आपके पास क्योंकि पैसा है, आप अगर किसी से वादा करते हैं कि मैं इतना अमाउंट आपको दे दूंगा, इट मींस यू हैव समथिंग व्हिच यू कन्वर्ट इनटू मनी एंड यू कैन पे ऑफ दैट ऑब्लिगेशन, तभी तो आप उसको चेक देते हैं। वरना आपका चेक बाउंस होने की संभावना होती है और आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो आप किसी को उधार तभी दे पाएंगे या आप किसी को पैसे देने का वादा तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। इन केस मेरे पास कोई पैसा नहीं हो, मैं बोल दूं कि नहीं 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 मैं तो आपको 2 लाख रुपए दूंगा, मैं नहीं मानता, मैं तो आपको दे के रहूंगा, इज इट पॉसिबल? कैन आई पे यू? नो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज आई डोंट हैव 2 लाख रुपीस। So if I have that 2 lakh rupees, then I can promise you that I will pay you 2 lakh rupees. तो यहां पर 2 लाख का जो प्रॉमिस है उसका बेस क्या है? वो पैसा जो मेरे अकाउंट में है, हालांकि नहीं है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। आप इसको फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं। आपको पता है कि जो प्रोडक्शन कैरी आउट होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू होता है और हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कुछ इनकम होती है। उसकी इनकम को जो आप मेजर करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं कि किसको कितना पैसा देना है। लेट्स से 2 मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, क्लियर? एक मजदूर बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक मजदूर बिल्कुल कम काम कर रहा है। अब आप कहते हो ये काम कर रहा है लाख टके का, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इसको तो कम से कम 500 रुपए का तो इसका दिहाड़ी बनती है, ये कामचोर है, इसको तो 200 रुपए भी देने का मन करता है। आप उसके काम को किसमें मेजर कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम कैसे डिसाइड हो रही है, किस बेसिस पर डिसाइड हो रही है? मनी के बेसिस पर डिसाइड हो रही है, क्लियर? तो ये जो 3 फंक्शन ऑफ मनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक और फंक्शन जिसको अदर फंक्शंस के नाम से जाना जाता है, बट वो टोटली आपके एमकॉम का, प्योरली आपके एमकॉम का कोर्स है। यहां तक आपको समझ में आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं कि भैया फंक्शन की बात कर ली हमने, अब आती है कि पैसे की वैल्यू कितनी है। ऑब्वियस सी बात है, और आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू डिटर्मिनेशन हमेशा 2 फोर्सेस ऑफ मार्केट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज डिमांड एंड सेकंड वन इज सप्लाई। यहां पर भी आकर, इस पॉइंट पर भी आकर इस चैप्टर में लोग स्किप करने की कोशिश करते हैं कंटेंट को कि नहीं नहीं सिर्फ सप्लाई पढ़ लो काम बन गया। सप्लाई में भी खा जाते हैं चीजें, M1 M2 M3 M4 पढ़ाना भी छोड़ देते हैं क्योंकि क्यों? एक ही जवाब है, कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स हो चुका है ये, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वैल्यूएशन ऑफ मनी की बात करेंगे, जब आप वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे तो आपको 2 फोर्सेस ऑफ मार्केट पे बात करनी ही करनी है और वो है डिमांड और सप्लाई। तो चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो क्या है डिमांड और क्या है सप्लाई, आइए देखते हैं। डिमांड फॉर मनी, जो डिमांड है मनी की मार्केट में वो 2 वजह से है। पहला ट्रांजैक्शनल मोटिव और दूसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये फॉर्मूला देखिए, डरिएगा नहीं, ये आपके एनसीईआरटी का फॉर्मूला है जो कि शायद ही अगर आप पास आउट हो चुके हैं 12th, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता होगा, कुछ ही बच्चों ने, मैं बात कर रहा हूं 2-3% बच्चों की जिन्होंने इसको देखा होगा, क्लियर? और ये है स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव और ट्रांजैक्शनल मोटिव क्या है, इसको डीप में समझते हैं। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रांजैक्शनल मोटिव, मुझे किसी चीज पर पैसा खर्च करना है, मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करना है, कुछ खरीदना या बेचना है, तो मनी की डिमांड ट्रांजैक्शनल मोटिव डिपेंड करती है के और टी पर, ठीक है ना? के है नंबर ऑफ आइटम्स, लाइक वैल्यू ऑफ आइटम, और टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन की कितनी वैल्यू है। लेट्स से मैं एटीएम में 5 बार गया, मैंने 5 बार ट्रांजैक्शन किया और मैंने 2-2 हजार रुपए निकाले, तो 5 2 10, 10,000 की मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो मेरी मनी डिमांड कितनी थी? 10,000 रुपीस की। कैसे डिटरमाइन हुआ? इस के और टी के फॉर्मूले से। अगला है स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव क्या होता है? आपको अक्सर सुनने में आया होगा कि भाई साहब यहाँ की जमीन खरीद के रख लो, भविष्य में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। आज सोना खरीद के रख लेते हैं, ये आगे चल के महंगा हो जाएगा। ये क्या है? स्पेक्युलेटिव है। हिंदी में बोले तो सट्टेबाजी, कि आज कोई चीज रखना और उसकी कल बढ़ी हुई कीमत पे उसका फायदा उठाना, यही स्पेक्युलेटिव मोटिव कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है MDS, यानी कि मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेशन। क्या है इसको समझते हैं। R मैक्सिमम माइनस R माइनस R मिनिमम।
इस आर मैक्स और आर का फंडा क्या है ये समझिए। मार्केट में एक प्रिवेलिंग रेट होता है जिसको हम बैंक रेट कहते हैं, वो मेरा आर है। क्लियर? अगर मैं किसी चीज में पैसा लगा देता हूं, लेट्स से मैं किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा देता हूं और मुझे रिटर्न 10% का मिल रहा है, तो 10 माइनस लेट्स से बैंक का रेट 5% है, तो 5% का मुनाफा आर 5% जो बैंक रेट है, प्रिवेलिंग कम से कम कितना हो सकता है, लेट्स से 3%, तो डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल कर आया मेरा MDS, यानी कि मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो ये चीज समझ में अगर आपको आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इट्स अ वास्ट टॉपिक, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन दिस। ओके, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इसका, कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता है तो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए अब सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं। It refers to the amount of money held by the public in an economy at any particular point of time. किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी एक निर्धारित समय में या समय पर उस अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखी गई मुद्रा का जो कह सकते हैं योग है, वो मनी सप्लाई कहलाता है। लेट्स से मैंने कहा कि आपके घर में इस वक्त मनी सप्लाई कितनी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, लेट्स से 10। मैंने बोला आज के दिन कितने लोग हैं, कितना पैसा है उनके पास, अब आपने 10 लोगों के पास सबका टोटल किया तो पता चला 5000 रुपए है, तो उस वक्त आपके घर की मनी सप्लाई कितनी है, 5000 रुपीज। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो मनी सप्लाई है इसको भी दो अप्रोचेस में बांट दिया गया। पहला अप्रोच बनाया गया नैरो अप्रोच और दूसरा था ब्रॉडर अप्रोच। नैरो अप्रोच में क्या था, M1 एंड M2, ब्रॉडर अप्रोच में था M3 एंड M4। इस पे अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके लिए हम बना रहे हैं एक सेपरेट वीडियो जिसमें हम M1, M2, M3, M4 पे बात करेंगे, हाई पावर्ड मनी पे बात करेंगे और देखेंगे कि RBI की बैलेंस शीट दिखती कैसे है। तो बच्चों इस चीज पर ध्यान दीजिएगा एंड आई होप कि आप इसकी नोट मेकिंग करते हुए चल रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।